हेलो, नमस्कार दोस्तों। ऑलवेज स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमने जो है कुछ टॉपिक को कर चुका है। अब इसके आगे हम जो है मगध के परवर्ती गुप्त शासक को करेंगे। इसका प्रश्न जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले इसको शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, मगध के परवर्ती गुप्त शासक का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त का शासनकाल लगभग 510 से 525 ईसा पूर्व तक रहा था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? तो मौखरी शासक को किसने पराजित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त तृतीय। अगले प्रश्न को देखते हैं। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर गुप्त। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो किसने बनाया था? तो ये माधव गुप्त। माधव गुप्त ने मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था, माधव गुप्त को। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हर्षवर्धन के मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था। तो उसका अंत किसने किया था? तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदित्य सेन। इसको भी देख लेते हैं। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण कर दिया था। चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया था? तो किसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया था परवर्ती गुप्त शासक? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदित्य सेन। आदित्य सेन ने। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। मगध के परवर्ती गुप्त शासक का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? जीवित गुप्त द्वितीय। कौन था? जीवित गुप्त द्वितीय। कन्नौज के शासक ने जीवित गुप्त सेकेंड की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? तो किस शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसकी उपाधियों का सुलिमित करना है। तो शासक और उसकी उपाधियों को दिया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ए का 2, बी का 4 देख लेते हैं। तो फिर ये हर्षवर्धन को जो कौन सी उपाधि मिली थी? ए का 2 यानी कि वीर योद्धा। ठीक है, और बी का 4 कुमारगुप्त को कौन सा मिला था? तो महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। ठीक है, सी का 3 और डी का 1। तो सी का 3 यानी कि जीवित गुप्त को राजाओं में सिरमौर या क्षितिज चूड़ामणि कहा गया है, और आदित्य सेन को परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी, और हर्षगुप्त को वीर योद्धा और कुमारगुप्त को महाराजा धीराज। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवित। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था। तो कौन सा शासक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदित्य सेन। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएंत से भारत की यात्रा की थी? तो मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएंत से भारत की यात्रा की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदित्य सेन। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है। तो परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है, तो इसको देख लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले कृष्णगुप्त, फिर हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त और आदित्य सेन। अंतिम जो शासक था आदित्य सेन था।
चलिए अब अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया गुप्तोत्तर युग और बिहार, यानी गुप्त वंश के बाद की जो शासन किए और बिहार उसके समय बिहार में जो गुप्त वंश के बाद जो शासन किए उनके बारे में। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया था, तो कब भ्रमण किया था? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर हो जाएगा 673 ईस्वी में। इत सिंह ने लगभग 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नालंदा। हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नालंदा विश्वविद्यालय में। हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 ईस्वी अर्थात 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की? तो हेनसांग ने 635 ईस्वी में पाटलिपुत्र की यात्रा की। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बोधगया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो बोधगया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? ये शशांक था। कौन था? शशांक था। शशांक था जो बंगाल का शासक था, जो क्रूर एवं धर्मांध भी था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पालकालीन बिहार। कौन सा टॉपिक है? पालकालीन बिहार। चलिए अब इसको देख लेते हैं। चलिए हमारा पहला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? पाल वंश के शासक ने किया था। किसने किया था? पाल वंश के शासक। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ किस जिले में स्थित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर जिले में। यह भागलपुर पाथरघाट में स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो कौन था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल। कौन दिया था अनुदान? हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मुंगेर यानी बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? ये देवपाल था। कौन था? देवपाल। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था? तो किस बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था पाल शासकों के द्वारा? ये महायान। किस संप्रदाय को? महायान। चूंकि बौद्ध धर्म जो है 2 गुटों में बट गया था, हीनयान और महायान में। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवपाल। इसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान में दे दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया था? तो किसने 200 गांवों को दान में दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल। किसने दिया था? धर्मपाल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस शासक ने उदंतपुरी यानी जो बिहार शरीफ में उसमें बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? तो किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल ने। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस काल में कांसे की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? कांसे की मूर्तियों का निर्माण तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था पाल युग में। किसके युग में? पाल युग में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी। किनकी देन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धीमन एवं बिठपाल के। किसने? धीमन एवं बिठपाल के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिठपाल कहाँ के निवासी थे? तो धीमन एवं बिठपाल कहाँ के निवासी थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा के निवासी थे। और जो धीमन का पुत्र था वो बिठपाल ही थे। धीमन का पुत्र बिठपाल था। किसने जावा के शासक विट्ठल पुत्र के अनुरोध पर नालंदा में एक बिहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए? किसने दिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा
देवपाल। किसने दिए? देवपाल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बौद्ध विद्वानों ने शांति रक्षित और आतिश दीपंकर किस काल में तिब्बत गए थे? किस काल में तिब्बत गए थे? तो पाल काल में। किस काल में गए थे? पाल काल में गए थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार में पाल काल से संबंधित कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन असत्य है? तो ये जो सी कथन है ये असत्य है, बाकी सब सत्य है। तो जो सत्य है उसको हम देख लेते हैं। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं। देवपाल ने नागरहारा के वीरदेव को नालंदा का पुरोहित नियुक्त किया। उसके बाद नालंदा में देवपाल के नाम पर एक बाजार या हाट था। उसके बाद डी ऑप्शन को देखते हैं। 13वीं सदी के प्रारंभ में बुद्धसेन नालंदा बिहार का संरक्षक था। चलिए इसको देखते हैं। पाल शासक बौद्ध थे और ये ख्याल रखते थे कि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करें। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बालपुत्र दे। क्या हो जाएगा? बालपुत्र दे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली हैं, इसका साक्ष्य मिलता है तो कहाँ से मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा एवं कुकरिहार से। नालंदा एवं कुकरिहार गया से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिठकालीन किसके समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवपाल एवं धर्मपाल के समकालीन थे। किसके? धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। चित्रित पांडुलिपि अष्टसहरी प्रज्ञापरमित और पंचरथ किस युग के हैं? तो ये किस युग के हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाल युग के। किस युग के? पाल युग के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? नालंदा से प्राप्त हुआ। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे तो कहाँ से पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे? तो ये पाटलिपुत्रा से करते थे। कहाँ से? पाटलिपुत्रा से करते थे। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था। तो पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था तो किसे कहा जाता था? तो मगध को। किसे कहा जाता था? मगध को। मगध को जो है पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था। संभवतः अंग पुंडवर्धन भुक्ति थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? तो कहाँ छात्रावास का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नालंदा में। कहाँ? नालंदा में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये देखिए बीपीएससी 29/2023 में लेटेस्ट प्रश्न ये आया हुआ है। चलिए इसको देखते हैं। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो हमको गलत कथन जो है छांटना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और 2, 1 और 2 ये जो है गलत कथन है। बाकी 3 और 4 जो है सही कथन है। तो सही कथनों को हम देख लेते हैं। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला था तो सही है। बौद्ध धर्म का जो वज्रयान संप्रदाय है यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध के बारे में कहा गया है तो यहाँ फला फूला था तो ये सही है। उसके बाद यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन अन्य विषय जो पढ़ाए जाते थे ये भी सही है। चलिए इसमें ये भी है कि यह भागलपुर में स्थित था तथा इसका संस्थापक धर्मपाल था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है भागलपुर जिले में स्थित था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिथिला के कर्नाट शासक। कौन थे? मिथिला के कर्नाट शासक। चलिए इसके पहले प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है मिथिला के कर्नाट वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मिथिला के कर्नाट वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो उपर्युक्त सभी से। कहाँ से? दरभंगा जिले के भीत भगवानपुर से प्राप्त मालदेव के लेख से। उसके बाद सिमराव से प्राप्त पाषाण लेख से। उसके बाद उंधरा ढाढ़ी जो दरभंगा में है यहाँ से प्राप्त श्रीधर दास महामांडलिक के शिलालेख से। यानी कि ये सभी
ऑप्शन सही है। उसके बाद मालदेव के भीत भगवानपुर दरभंगा के अभिलेख में ओम श्री मल्ले देवस्य उत्कीर्ण है। ओम श्री मल्ले देवस्य उत्कीर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। राजनीति रत्नाकर का रचयिता चंदेश्वर ठाकुर किस कर्नाटक शासक के मंत्री थे? तो पहली बात यहाँ देखिए कि राजनीति रत्नाकर का रचयिता कौन है? तो चंद्रेश्वर ठाकुर हैं। और किस कर्नाटक शासक के मंत्री थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरि सिंह देव के, यानी ये हरि सिंह देव के मंत्री थे। और इसमें ये भी है कि हरि सिंह देव के समय नेपाल पर आक्रमण हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैथिली की पुस्तक वर्ण रत्नाकर, मैथिली की पुस्तक वर्ण रत्नाकर की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। किसने? ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के कर्नाट वंश से संबंधित सत्य कथन का चयन करिए। तो सत्य कथन से संबंध चयन करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी 1, 2, 3 एवं 4, यानी कि चारों ऑप्शन जो है कर्नाट वंश से संबंधित सही हैं। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। मिथिला में कर्नाट वंश का स्थापना 1097 में हुआ था। कर्नाट शासक नान्यदेव ने भारत नाट्य शास्त्र पर टीका लिखते हुए अपने को महासामंताधिपति मिथिलेश्वर और नुमपल्ल कहता है। नरसिंह देव के शासनकाल में 1202 में मोहम्मद बख्तियार खिलजी तिरहुत होते हुए लखनौती गया। ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं। कर्नाट वंश का शासनकाल राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मिथिला के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कृत्य चिंतामणि और विवाद रत्नाकर के रचयिता हैं। तो कृत्य चिंतामणि और विवाद रत्नाकर के रचयिता कौन है? ये कौन है? चंदेश्वर। कौन है? चंदेश्वर। चंदेश्वर सिद्धेश्वर, चंदेश्वर सिरेश्वर धीरेश्वर ठाकुर के पुत्र थे। चंदेश्वर कौन थे? धीरेश्वर ठाकुर के पुत्र थे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। छांदोग्य 10 पद्धति पुस्तक के लेखक हैं। तो छांदोग्य 10 पद्धति पुस्तक के लेखक कौन है? वीरेश्वर। कौन है? वीरेश्वर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। किसे महावार्तनिक नैबंधिक के नाम से जाना जाता है? किसे महावार्तनिक नैबंधिक के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धीरेश्वर ठाकुर। धीरेश्वर ठाकुर को महावार्तनिक नैबंधिक के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097-98 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? रामपाल के शासनकाल में हुआ था। मिथिला के कर्नाट दक्षिण भारत के राजवंश थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक कौन था? कौन था? नान्यदेव था। कौन था? नान्यदेव। उत्तर बिहार को तिरमुक्ति या मिथिला कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। कहाँ थी? सिमरावगढ़। और ये सिमरावगढ़ आधुनिक नेपाल में भी स्थित है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ। तो कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ? 1378 ईस्वी तक। कब हुआ? 1378 ईस्वी तक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार में किसके शासन काल या समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ? किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ? एक कर्नाट शासक के समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत कब आया था? तो धर्मस्वामी कब आया था? तो 1234 ईस्वी में तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी आया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो किसका शासन था? तो इसका नरसिंह देव का शासक था। किसका शासक था? नरसिंह देव का शासक था। तुर्क सेनापति तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाले विदेशी यात्री थे। कौन किया था? तो बी और सी दोनों, यानी कि धर्मास्वामी और मुल्ला तकिया, ये दोनों ने जो है मिथिला पर आक्रमण की चर्चा किए थे। धर्मास्वामी और मुल्ला तकिया। तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक कौन था? तो राम सिंह देव था। कौन था? राम सिंह देव था। चलिए अगले प्रश्न में।
कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो कौन समाज सुधारक था महान? वो हरिसिंह देव। अगले प्रश्न को देखते हैं। पंजी प्रबंध मिथिला के क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिसिंह देव। क्या हो जाएगा? हरिसिंह देव के समय में। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मध्यकालीन बिहार। अब इसको देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी के पूर्व में बिहार में मुस्लिम हमलावरों और इस्लाम धर्म प्रचारकों का आगमन की जानकारी कहाँ से मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देख लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि 1124 के मनेर से प्राप्त ताम्रपत्र से और तिब्बती विद्वान तारानाथ की रचनाओं से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें इसको डिटेल में देख लेते हैं कि मनेर या मनियारी ताम्रपत्र के अनुसार कन्नौज के गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र ने मनेर परगना के एक ब्राह्मण को नियमित रूप से तुरुस्क दंड या तुर्कों के लिए कर वसूली का आदेश दिया है। तारानाथ की कृतियों से बख्तियार खिलजी के पहले कुछ समाधियों पर उत्कीर्ण इस वंदना तथा मुस्लिम आवासियों की चर्चा मिलती है। परंपरा भी बिहार में प्रारंभिक मुस्लिम बस्तियों को होने की पुष्टि करती है। एक मुस्लिम मोमिन आरिफ मनेर के समीप बस गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। मध्यकालीन बिहार के इतिहास के जानकारी के साहित्यिक स्रोत में सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी 1, 2, 3, 4, 5। अब बारी बारी से पांचों को देख लेते हैं, पांचों ऑप्शन को। तो तबाकत ए नासरी और रियाज उस सलातीन से बख्तियार खिलजी के प्रशासनिक प्रबंध के बारे में जानकारी मिलती है। मिन्हास उस सिराज की पुस्तक तबाकत ए नासरी, यानी कि तबाकत ए नासरी की पुस्तक क्या है? मिन्हास उस सिराज की पुस्तक क्या है? तबाकत ए नासरी। शेख कबीर की पुस्तक अफसाना ए शासन से मध्यकालीन बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए और ऑप्शन को देख लेते हैं। अबुल फजल के अकबरनामा और बाबक की तुजो की बाबरी से भी बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा जियाउद्दीन बर्नी की तरीके फिरोज शाही से भी मध्यकालीन बिहार की जानकारी मिलती है। तारीख शेर शाह के प्रशासन और इतिहास के जानने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 16वीं सदी में किसने बतलाया कि बख्तियार खिलजी ने तिरहुत पर आक्रमण कर वहां के कर्नाट वंश के शासक को अपना बनाया और उसके बाद वह बंगाल गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुल्ला तकिया। अगले प्रश्न में चलते हैं। बिहार में किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो बिहार में किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुगलक वंश। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसानी तुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरहुत। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुल्ला तकिया था। कौन था? मुल्ला तकिया। अगले प्रश्न में चलते हैं। बहारिस्तान गैबी की रचना किसने की है? तो बहारिस्तान गैबी की रचना किसने की है? मिर्जा नाथन ने। किसने की है? मिर्जा नाथन ने। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? तो मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? ये मुल्ला बहबहानी की रचना है। किसकी रचना है? मुल्ला बहबहानी की रचना है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। तो मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है, तो इसमें से सभी महत्वपूर्ण है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वररत्नाकर, ये तीनों महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह। शेरशाह से संबंधित है। वह मुगल शासक पहला कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार से मिले हैं? तो कौन था? तो अकबर था। कौन था? अकबर था। अगले प्रश्न में चलते हैं। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? तो गुलाम हुसैन तबताई। गुलाम हुसैन तबतबाई। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुलेखित करना है।
क्या करना है, इन स्रोतों को सही सुलिमित करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो ए का 2, बी का 1 पहले देख लेते हैं। ए का 2 यानी कि रियाज उस लातीन का ये दूसरा हो जाएगा गुलाम हुसैन सलीम, और तारीख शेर शाही हो जाएगा इसके रचनाकार अब्बास सरवानी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद सी का 3 और डी का 5। सी का 3, तो सी का 3 ही है, तो वाक़ियात मुश्ताकी की रचना किसने की है, रिज़्कुल्लाह। ठीक है, और फिर अफ़सानाए शाह की रचना किसने की है, शेख कबीर, और बसातीनुल उन्स की रचना किसने की है, तो इख्तिसाम देहलवी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मुल्ला बहबहानी यात्री था, कहाँ का यात्री था मुल्ला बहबहानी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ईरान के। तो मुल्ला बहबहानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये प्रश्न बनता है कि आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी किससे मिलता है, तो मुल्ला बहबहानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और फिर कल मिलेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है बिहार में तुर्कों का आगमन, तो वहाँ से फिर हम मिलेंगे। तो कैसा लगा